अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दिन भर की अहम खबरों और तज्जियों के साथ आज 7 बजे में मैं हूं आपके साथ आसमा इकबाल। नाज़रीन, पहलगाम के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद भारतीय हुकूमत के बिना किसी सबूत के पाकिस्तान के खिलाफ एकतरफा इक़दामात को पाकिस्तान ने सख्ती से मुस्तरद कर दिया है। ज़राए बता रहे हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी के गैर मामूली इजलास में ईंट का जवाब पत्थर से देने की सिफारिशात मंजूर की गई हैं। सियासी और अस्करी क़यादत की इस अहम तरीन बैठक के बाद जारी एलानिये में भारतीय इल्ज़ामात मुस्तरद करते हुए कहा गया है कि भारत की किसी भी आबी या सरहदी मुहिम जोई का मुँह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान ने जवाबी रद्दअमल देते हुए वाघा बॉर्डर और तमाम भारतीय ट्रांजिट मुअत्तल कर दिए हैं। पाकिस्तान ने सिख यात्रियों के सिवा तमाम भारतीय दिफाई, फ़ज़ाई और बहरी अताशियों को नापसंदीदा शख्सियत करार देकर पाकिस्तान छोड़ने का हुक्म दिया है। एलामिया बताता है कि पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद भारतीय एयरलाइंस के लिए फौरी तौर पर बंद कर दी गई हैं। साथ ही साथ भारत के साथ तमाम तिजारती रवाबित भी मुअत्तल कर दिए गए हैं। एलामिया में ये भी बताया गया कि पहलगाम वाक़ये को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना भारत की घटिया सोच की अक्कासी है। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी जंग में सफ़े अव्वल का मुल्क है। इस अहम इजलास और एलामिये से साफ लग रहा है नाज़रीन के दोनों ममालिक में तनाव काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, जिसका जिम्मेदार जाहिर है कि भारत है, जिसने पहल करते हुए बिना किसी शवाहिद के इल्ज़ामात थोप दिए। पाक भारत कशीदगी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं काशिफ रफ़ीक साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं। मुझे ज्वाइन किया है उस्मान अहमद भट्टी साहब ने, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मोहम्मद नौशाद अली, सीनियर तज्ज़ियाकार, वीडियो लिंक पर लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं। ताहिर नईम मलिक साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार, हमें ज्वाइन कर रहे हैं, इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं। गुफ्तगू का आगाज़ काशिफ रफ़ीक साहब मैं आपसे करना चाहूँगी। सर, सूरत हाल जो है वो सख्त कशीदा दिखाई देती है। दोनों जानिब हम देख रहे हैं कि फ़ौजें भी अलर्ट हैं। खुदा न खास्ता अगर ऐसे में कुछ होता है तो इसकी ज़िम्मेदारी किस पर आयद होगी सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्मा साहिबा, इसकी ज़िम्मेदारी भारत पे होगी, चूँकि भारत की जानिब से ही इस मामले को उठाया गया और बड़ा प्लान बाय डिज़ाइन ये सारा मामला उठाया गया। और आपकी 7 लाख फ़ौज वहाँ पे प्लेसमेंट में है और बाकी जो इंटेलिजेंस इदारे आपके मकबूजा कश्मीर में काम कर रहे हैं, उसके बावजूद ये सारा इंसिडेंट का होना, फिर मीडिया को फौरी तौर पे इंटीमेट होना, फिर मीडिया के ऊपर एक तूफ़ान बदतमीज़ी का प्रोपेगेंडा करना, ये सारी चीज़ें लगती है कि एक डेलिब्रेटेड मूव है और इसके पीछे कोई ना कोई ऐसी चीज़ कार फरमा है कि जिससे भारत को लगता है कि बजाय इसके कि हम हमारे ऊपर कोई बात आए, कोई इल्ज़ाम आए, हम उससे पहले एक प्रीएम्प्ट मेजर्स ले लें। दूसरी बात यह कि उन्होंने सिंध ताश मुआहदा मुअत्तल करने का ऐलान कर दिया, मिलिट्री अताशी को पाकिस्तान से जाने का कह दिया और ये सारे मामला, उसके जवाब में देखिए पाकिस्तान अभी भी रिस्ट्रेन का मुजाहरा कर रहा है, रद्द-ए-अमल दे रहा है, अमल नहीं कर रहा। जो भारत की तरफ से इल्ज़ामात लगाए गए, इक़दामात लिए गए, उसके जवाब में आज कौमी सलामती की कमेटी का इजलास हुआ। उसमें एक हाई लेवल एक मीटिंग थी, उसमें फैसले किए गए कि फ़िज़ाई हदूद बंद कर दी गई, तिजारत बंद कर दी गई, मिलिट्री और जो नेवल अताशी है उनको नापसंदा करार देकर मुल्क छोड़ने का कह दिया गया और बाकी जो भारतीय लोग यहाँ पर मौजूद हैं किसी भी पर्पज़ के लिए उनके वीज़ास कैंसिल कर दिए गए। सवाल ये है कि मोदी सरकार इससे हासिल क्या करना चाहती है? या तो मोदी सरकार की हुकूमत जो है वो डावाडोल है, या मोदी सरकार को कोई ऐसा मसला दरपेश है इंडिया की इंटरनल पॉलिटिक्स में कि जिसका उसने डाइवर्सिफाई करने के लिए ये सारा ड्रामा रचाया। क्योंकि मोदी का माइंड सेट है कि उसने 2 इलेक्शन जो भी जीते हैं कांग्रेस से, वो जीते इसी एक फिलॉसफी के तहत है। जब इलेक्शन होते हैं उससे पहले कोई ना कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होता है, उसके बाद फिर एक प्रोपेगेंडा होता है, फिर हिंदुइज्म को उजागर किया जाता है। ये सारी चीज़ें जो उस तरफ लेके जा रही हैं और मैं ये समझता हूँ काश मोदी सरकार को ये एहसास होता, उनका ये चीज़ें होती कि आने वाली नस्ल के लिए खुशहाल हिंदुस्तान कैसे छोड़ा जा सकता है, आने वाली बच्चों को अच्छा मुस्तकबिल कैसे दिया जा सकता है। क्योंकि वो इस सारे एहसास से मैं समझता हूँ महरूम है, शायद इसलिए उनको लगता है कि जो उनकी ज़िंदगी है बस उसमें आप भारत को एक हार्ड कोर हिंदू स्टेट डिक्लेयर करें और सेकुलर स्टेट से डाइवर्सिफाई करें। इस बिहेवियर की आप बात करें तो बिहार में सर हो रहे हैं ना इलेक्शंस और अपोजिशन काफी मजबूत है सर वहाँ पे। इस बिहेवियर से, क्योंकि बिहार के इलेक्शन का इम्पैक्ट इनकी वफाकी हुकूमत पे आएगा, इस सारे इंप्रेशन से, इस सारी प्रैक्टिस से मुझे ये लगता है कि जिस तरह उनके बाकी सारी जो थॉट्स हैं वो ब्रेक डाउन कर गई हैं, कहीं ऐसा ना हो कि भारत को ना तलाफी नुकसान पहुंचे। ठीक हो गया, और पाकिस्तान रद्द-ए-अमल देगा, पाकिस्तान रद्द-ए-अमल देगा। एलामिया में भी सख्त अल्फाज नाज़रीन इस्तेमाल किए गए हैं। कहा यह गया है कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा और अभी तक भारतीय इक़दामात जितने हुए हैं उसका रिएक्शन जो है वो भी आपने देख लिया है। बहुत सारे इक़दामात का हमारी तरफ से भी ऐलान आज इस अहम बैठक के बाद कर दिया गया है। ताहिर नईम मलिक साहब, आप क्या देख रहे हैं? सिचुएशन मज़ीद वर्स्ट हो सकती है, मज़ीद कशीदा हो सकती है सर?
मेरे ख्याल से तो जो पहला स्टेप लिया इंडिया ने, उसके अंदर ये कॉशियसनेस है कि पिछली दफ़ा जब इस तरह का वाक़या हुआ और हम पाकिस्तान पे इल्ज़ाम हुआ तो एक 2019 स्टैंड में, अप सर। पाकिस्तान की स्पेस को वायलेट करके और एक्ट ऑफ एग्रेशन किया और पाकिस्तान ने एक बेफिटिंग रिस्पांस दिया। तो इस वक्त जो भारत का रिस्पांस है ये मैं अप्रिशिएट करूँगा कि गो ये भी शॉर्ट ऑफ वार है, लेकिन ये इकदामात वार नहीं। दूसरी जो मेरी है, हो सकता है मेरा ये तजिया नागवार गुजरे, मैं समझता हूँ पाकिस्तान को भी टिट फॉर टैट देने की जवाब इसलिए ज़रूरत नहीं थी कि हम टफ स्टैंड लेते इंडस वाटर ट्रीटी पे, और जो वीज़े हैं और जो आम शहरी हैं और जो तिजारत है और जो बॉर्डर है उसके ऊपर जब हम सिख यात्रियों को एक सहूलत दे रहे हैं तो बाकी जो पुरअमन इंडिया के शहरियों ने भी देनी चाहिए थी, उनके लिए मुश्किलात दी। और इस तरह हम जो हमारे शहरी वहाँ पर मौजूद थे वो भी तो पुरअमन वो थे कर ना, दिया, वो कर दिया, लेकिन मॉडरेट रियासत जो होती है ना, हमने तासर देना है और पाकिस्तान है मॉडरेट रियासत है, वहाँ राइट विंग हिंदू एक्सट्रीमिज्म, तो फिर ईंट का जवाब पत्थर से, और वो इस तरह जब आप, मैं समझता हूँ कि आज कायदे आज़म और गांधी की जरूरत है पाकिस्तान और इंडिया को। अगर हमने इस जंग में भुसम हो के रह जाना है तो फिर तो हम करें और इसको आवाज़ दें। तो अगर मीडिया का काम डायलॉग कराना है, वो आग मुंह से उगल रहा है और सियासतदान भी आग के गोले बरसा रहे हैं और टिट फॉर टैट कर रहे हैं, तो इस वक्त हमें रिस्ट्रेंट की जरूरत है। बजा फरमाया, लेकिन गांधी जैसे लोगों को भी, वहाँ के जो लोग हैं ना वो बर्दाश्त नहीं करते, वहाँ पर गांधी जैसे लोगों को भी मार दिया जाता है। लेकिन चले हम कुछ अपने यहाँ की बात कर लेते हैं कि यहाँ जो मामलात हो रहे हैं आपस में। सर नौशाद साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। सर अपोजिशन ने बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। सलमान अकरम राजा साहब ने कहा है जी कि हम सब एक पेज पर हैं, और ऐसे मामलात पर, जैसे कल भी मैं शो में बात कर रही थी कि ऐसे मामलात पर हमने देखा है कि कुछ भी हो रहा हो, आपस में कितनी क्यों ना कोई इख्तलाफात हो, हम सब एक पेज पर आ जाते हैं। और सर फिर ऐसे में ये एलामिया आना, आप इन चीज़ों को किस तरह से देख रहे हैं? पाकिस्तान की पोजीशन इंशाल्लाह बहुत मुस्तहकम है अगर कोई इस तरह की हमाकत की जाती है भारत की तरफ से। सर देखिए कि हमाकत कोई नहीं होगी, अच्छा, मुझे नहीं लगता कि कोई हमाकत जो है वो होगी। वो उनको एक दफा उनके दांत खट्टे किए जा चुके हैं, अब हमाकत नहीं होगी। अब खुदकुशी अगर करना चाहे भारत तो उसको हम तो नहीं रोक सकते, क्योंकि जो मामला हमारे सामने है, मुझे तो ये भी लग रहा है ये जिस तरह का उन्होंने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन रचाया है, मुझे इम्कान इस बात का लग रहा है कि इससे भी खासी सुबकी जो है वो भारत को उठानी पड़ेगी, क्योंकि आज भारत से शवाहिद मांग लिए गए। अब शवाहिद जो होते हैं, शवाहिद पैदा करना इतना आसान नहीं है कि वो आज के इस दौर सर, के वो जो भारतीय नेवल ऑफिसर की वीडियोस जारी किए जा रहे थे, जो फोटोज आ रहे थे, वो भी कह रहे हैं जाली है। जो एक कपल के मरने का कहा जा रहा था कि जी एक जोड़ा जो है, भारतीय जोड़ा, वो भी इसमें इस वाकये में हलाक हुआ है, वो भी सर जिंदा निकल आया आज। तो आप सही फरमा रहे हैं। जी जी, यही वो बात आपको याद नहीं, वो F-16 के पुर्जे भी दिखा रहे थे, ये वो सर्जिकल स्ट्राइक्स का मामला हुआ था, तो वहां भी एक साहब जो है वो प्रोपेलर दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि जी ये जो है ये F-16 का पुर्जा है। तो ये इस तरह की कोशिश, असल में प्रॉब्लम ये है ना कि वो मीडिया या वहाँ के लोग जो हैं वो तो आवाम जब बेचारे बड़े सादा से होते हैं, जो उनको फीड कर दिया जाता है वो उस पर बोलना शुरू कर देते हैं। मैं ताहिर मलिक साहब की जो बात है ना वो बड़ी अहम एक लिहाज से इस तरह से है कि तिजारत के मामले के ऊपर थोड़ा सा जो है वो हमने सख्त मौक़िफ़ लिया है। वो मुझे इसलिए लगता है कि लेना चाहिए था, क्योंकि जो अगर आप उसके ये जो बढ़ते अज़ाइम है, भारत की आदत है कि आप जब लीनियंट होते हैं तो वो मुसलसल आगे बढ़ता चला जाता है, और जैसे ही आप उसको बिफिटिंग रिस्पॉन्स देते हैं तो फिर वो जरा थोड़े से ठहर जाते हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि ताहिर साहब, अगर फर्ज कीजिए कि खुदा ना खास्ता इंडिया के अज़ाइम अगर कोई जंगी जुनून या जंग के थे, तो हमने उसको एक दफा थोड़ा सा शट अप कॉल इस तरह से देने की पोजीशन में हम आ गए, और इसकी वजह से अगर जंग रुक जाती है तो मैं समझता हूं फिर ये थोड़ा सा कड़वा ठीक हो गया नौशाद साहब, ठीक हो गया। टाइम सर मेरे पास कम है, टाइम आई एम रियली सॉरी नौशाद साहब का। मैं उस्मान साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। उस्मान साहब, आपको नहीं लगता कि ठीक है ये एलामिया आ गया, ये बड़ी बैठक हो गई, फैसले हो गए, रिएक्शन भी हमने दे दिया, लेकिन आपको नहीं लगता कि हमें सिफारती सतह पर ज़्यादा मजबूत होने की ज़रूरत है? जब हम कुलभूषण की बात करते हैं तो वी ऑल नो कि हमारे पास एक जिंदा शक्ल में एक सबूत मौजूद है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे अफसोस भी है ये कहते हुए कि सिफारती सतह पर कहीं ना कहीं हम बहुत पीछे इस मामले को लेकर दिखाई देते हैं। ऐसा इसकी रीज़न क्या है? और आपको नहीं लगता कि फौरी तौर पर हमें दीगर ममालिक से इस हवाले से रब्ता खुद से करना चाहिए कायम? मैं आपको बताऊं अस्मा इकबाल साहिबा, मकबूजा कश्मीर पर इंडिया ने कब्जा कर लिया। पाकिस्तानी जो हैं वो इंटरनेशनल कोर्ट में गए, बैनुल अक़वामी ताकतों को कहा आप मसला हल करवाएं, किसने नहीं करवाया।
इसराइल पैलेस्टाइन पर रोजाना बमबारी कर रहा है, अक़वाम मुत्तहिदा कुछ नहीं कर सकी। किसी मुल्क ने कोई सालसी नहीं करवानी है, हर मुल्क को अपनी लड़ाई खुद लड़नी है। अभी मैं ताहिर साहब की बात में कुछ ऐड करना चाहूंगा। अगर एक तरफ से कोई धमकियां दे, एक तरफ से कोई ललकारा मारे, अगर दूसरा बंदा उस पर खामोश है तो लोग ये समझते हैं वो कमजोर है। इंटरनेशनल मीडिया को ये मैसेज देना पड़ेगा, इंटरनेशनल मीडिया को ये मैसेज देना पड़ता है कि भाई अगर भारत ने कुछ बोला है तो पाकिस्तान भी कुछ करना जानता है। देखिए दुनिया डी ग्लोबलाइज हो गई है। पहले दुनिया में एक ही सुपर पावर होती थी, पहले रशिया थी, फिर अमेरिका आई, अब जो है वो चाइना भी जो है वो भी अपने पर तोड़ रहा है। चाइना भी एक सुपर पावर कहलाता है। बात यह है कि पाकिस्तान को अपनी लड़ाई खुद लड़नी है। इंडिया अगर कुछ करेगा तो वो भुगतेगा। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का वो बयान बहुत अहम है जो उन्होंने ओवरसीज कन्वेंशन से किया। उन्होंने कहा कि ये 1500 दहशतगर्द जो हैं ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, इनसे हम लड़ेंगे और इनको हम नाकाम करेंगे। और ये बेसिकली भारत को मैसेज था, क्योंकि जितनी पाकिस्तान में इंसर्जेंसी हो रही है ये सारी भारत करवा रहा है। ये जो पाकिस्तान, ये उसने इंडिया ने ड्रामा किया उधर, और उसके बाद उसने पाकिस्तान पर जो डिफरेंट पाबंदियां लगाई। आज की जो कौमी सलामती का इजलास है जिसको शहबाज शरीफ साहब ने चेयर किया और वहां पर तमाम वज़ीर आला भी मौजूद थे, चीफ ऑफ आर्मी साहब भी मौजूद थे, उसमें ये फैसला कर लिया गया है कि अगर भारत में कोई हरकत करेगा तो उसका हम मुंह तोड़ जवाब देंगे, वो भुगतेगा। ठीक हो गया। अच्छा, भारत ने जो 65 बरसों में पहली बार सिंतास मुआहदा मुअत्तल किया है, ज़ाहिर है इसका भी जवाब दिया गया है। इस पर हम डिटेल में बात करेंगे। नाज़रीन ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक। नाज़रीन, मकबूजा कश्मीर के इलाके पहलगाम में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के नाम पर 28 शहरियों की बलि चढ़ाने के बाद भारतीय बिल्ली भी थैले से बाहर आ गई। बिना किसी सबूत और शवाहिद के नई दिल्ली ने इस सिंतास मुआहदे पर अमल दरामद रोक दिया जो दोनों ममालिक में 2 बड़ी जंगों के दरमियान भी कायम रहा था। नरेंद्र मोदी को एक अरसे से सिंतास मुआहदा खटक रहा था। 2016 में नरेंद्र मोदी ने दोनों ममालिक के दरमियान ऐसे ही तनाव में कहा था कि खून और पानी साथ साथ नहीं बह सकते। 2019 में हरियाणा में एक इंतखाबी जलसे से खिताब में मोदी ने फिर कहा कि इंडिया के किसानों का पानी पाकिस्तान जाता रहा, जिसे रोककर मोदी आपके घर तक लाएगा। और बिलाखिर भारत ने उसे बहाना बनाते हुए सिंतास मुआहदे से हाथ उठा लिया, जिसके तहत कश्मीर से पाकिस्तान में दाखिल होने वाले 3 दरियाओं सिंध, चनाब और झेलम के 80% पानी पर पाकिस्तान का हक तस्लीम किया गया था। लेकिन नाज़रीन, सवाल अब यहाँ पर यह है कि क्या भारत इन दरियाओं का पानी रोकने की सलाहियत रखता है, और ऐसा हुआ तो उसके पाकिस्तान पर क्या असरात पड़ेंगे। यहाँ सवाल ये भी अहम होगा कि इस मुआहदे के ज़ामिन आलमी इदारे इस हवाले से क्या किरदार अदा कर सकते हैं। ये सवाल आज हम पैनल के सामने रखते हैं, इस पर बात कर लेते हैं। अगली सेगमेंट में हम भारतीय जंगी जुनून पर भी बात कर रहे होंगे, लेकिन कभी काशिफ साहब मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। काशिफ साहब, कहीं ना कहीं दिखाई ये देता है कि वी ऑल नो कि ये सारा एक बहाना है और ये एक फॉल्स ऑपरेशन है जो किया गया है सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की इसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट शो करते हुए ये सारी चीज़ें करने पर, जो भी हम बहुत तेज़ी से भारत की तरफ से होते हुए देख रहे हैं, जैसा कि इस मुआहदे से बाहर निकल जाना, इस मुआहदे को मुअत्तल करना। लेकिन लगता है ऐसे सर कि हम जानते हैं जैसे कि पहले छोटे बड़े 11 डैम्स जो हैं वो तो भारत बना चुका है। कहा यह जा रहा है कि 22 से 24 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो उनकी फिजिबिलिटी जो है तैयार है। दरियाए झेलम पर वो 52 डैम्स नहीं बनाना चाहता है। तो कहीं ना कहीं इस मुआहदे को मुअत्तल करने का मकसद ये हो सकता है कि इन डैम्स की तामीर के लिए वो हमसे मोहलत लेना चाह रहा है। देखिए असमा साहिबा, मैं नहीं समझता हूँ कि भारत जो है वो मोहलत लेना चाह रहा है। असल में भारत का मसला और है कि भारत को पे दर पे इतनी शिकस्त हुई है। एक कांस्टेंट माइंड के साथ वो एक्टिविटी कर रहा था इस खिते में और लोगों को अंगेज कर रहा था, और उसका शाखसाना ये था कि अमेरिका ये कह रहे थे कि चाइना को मैं यहाँ पे रोक लूँगा, पाकिस्तान का ये को काउंटर कर लूँगा, अफ़गानिस्तान में उसने इन्वेस्टमेंट की हुई थी। असल में भारत का मसला ये कि उसके तमाम जो अंडर कवर चीज़ें थी वो सारी यकलख जो है वो ज़मीन बोस हो गई हैं। अब वो मसला ये है कि हमारे यहाँ बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी हुई और भारतीय मीडिया को पता लग गया कि यहाँ पे ट्रेन जो है वो हाईजैक कर ली गई और उसका सारा मामला हो गया, और उसके बाद मीडिया ब्लॉक कर दिया। तवातर से भारत अफगानिस्तान के रास्ते जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ कर रहा है और उसके बाद सोशल मीडिया पे एक नैरेटिव इस्टेब्लिश करता है कि पाकिस्तान में जो है डिस्टेबलाइजेशन है, पाकिस्तान के मसाइल ऐसे हैं, और पाकिस्तान के अंदर जो इन्वेस्टमेंट का एक एटमॉस्फेयर बेहतर हो रहा था बिलखसूस बलूचिस्तान के हवाले से, माइंस एंड मिनरल्स के हवाले से। तो अब भारत की मैं समझता हूँ ये डेस्परेशन का आखिरी पीक लेवल है कि उसने कहा इस तरीके का कोई एक्ट हो, इस तरीके की कोई सूरत हाल हो कि वो जो इन्वेस्टर है, वो जो इकॉनमी की तरफ दुरुस्त सिमत में मूव है, उस सब को जो है वो डिस्ट्रक्शन में लेके जाया जाए और ये तासुर दिया जाए कि पाकिस्तान में खुदा न खास्ता ये मसाइल हैं, वहाँ पे अंदर भी दहशतगर्दी के मामलात हो रहे हैं, बाहर से भारत जो है वो कोई ना कोई एडवेंचरिज्म कर सकता है तो ताकि इन्वेस्टर जो है यहाँ से पुल आउट कर जाए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये इस तरह के हरबे कोई पहली बात नहीं है। कभी अभी
लंदन का एडवेंचर होता है, कभी कोई और एडवेंचर होता है, और कभी पैसे दे के यहाँ पे जो टारगेट किलर्स हैं उनसे यहाँ के एंटिटीज को, यहाँ के लोगों को मरवाया जाता है। उसके शवाहिद पाकिस्तान के पास मौजूद है, डोजियर बने हुए हैं। क्या भारत उन तमाम शवाहिद, उन तमाम चीज़ों से निगेट कर सकता है? खुद भारत के अंदर बैठे हुए मौजूदा हुकूमती जो वुज़रा हैं उन्होंने कहा है कि हमने पाकिस्तान के अंदर बैठ के टारगेट किलिंग करवाई है। सो अब वो तमाम जो चार्जशीट इंटरनेशनल दुनिया ने भारत के सामने रखी है उसको टेकअप होना शुरू हुआ है। तो मैं समझता हूँ भारत ने ये फेस सेविंग ली है। पाकिस्तान तो खुद 2 दहाइयों से दहशतगर्दी का शिकार है। पाकिस्तान तो यहाँ पे अफगानिस्तान के अफगानी बाशिंदों को वापस भेजता है तो उसके बदले में दहशतगर्दी शुरू हो जाती है। पाकिस्तान बलूचिस्तान में ज़रा लॉ एनफोर्समेंट इदारे जो है वो चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करते हैं तो वहाँ भी रिएक्शन शुरू हो जाता है। तो उनको कौन सारा सपोर्ट कर रहा है, कौन उनको पैसा दे रहा है? क्या बलूचिस्तान में जो दहशतगर्द काम कर रहे हैं, KPK में कर रहे हैं, जहाँ पे भी कर रहे हैं, क्या कहीं ना कहीं उनके ताने बाने भारत से नहीं मिलते? कुलभूषण यादव से नहीं मिलते? क्या और लोगों से नहीं मिलते? सो ये भारत के का जो है एविडेंस पाकिस्तान के पास मौजूद है, डोजियर की शक्ल में, एविडेंस की सूरत में, कुलभूषण यादव की सूरत में। तो मैं ये समझता हूँ कि बेसिकली भारत को वो तमाम चीज़ें अब आश्कार होना शुरू हो गई हैं। खुद मोदी सरकार को बहुत अच्छी पोजीशन में भारत में नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि किसी भी टाइम उनके पास क्लियर मेजॉरिटी नहीं है, कोई ना कोई हुकूमती तब्दीली हो सकती है। याद रखिए जिस वक्त मोदी सरकार के जो इक़्तिदार है उसको मसला पेश आता है, मोदी सरकार कोई ना कोई ऐसा हरबा करती है कि पाकिस्तान के खिलाफ कोई ऐसा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो है वो ऑपरेट करती है और उसके बाद वो कहते हैं कि जनाब बहुत सारे मामलों से तवज्जो हटाने के लिए। लेकिन आप ये समझते हैं कि ये इन डैम्स की तामीर के लिए कोशिश नहीं है? 24 डैम्स एक हैं जिनकी फिजिबिलिटी तैयार है, 52 के करीब एक हैं जो दरिया झेलम पर वो बनाना चाह रहे, लेकिन उसके लिए इसको मोहलत दरकार नहीं है। मैं आगे आई एम सॉरी सर, टाइम मेरे पास कम है। काशिफ साहब, मैं सर आपकी तरफ आना चाहूँगी। तारिक नईम मलिक साहब, सर आप ये ज़रा ये फरमा दीजिएगा कि ये जो मुआहदा है जिसको अचानक से इस तरह से भारत की तरफ से ख़त्म कर दिया गया, और हमें कहीं ना कहीं इस चीज़ का अंदेशा तब से था जब मोदी ने हुकूमत संभाली भारत के अंदर, क्योंकि वो अपनी जब कैंपेन चला रहे थे तब भी वो अक्सर इसका जिक्र करते रहे, जैसे कि हमने इंट्रो में भी इसके हवाले से बात की है। लेकिन सर ये जो मुआहदा है इसका जो सालिस है वो आलमी बैंक है। तो इस तनाजुर में सर मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि अब पाकिस्तान क्या कर सकता है और पाकिस्तान को क्या फौरी तौर पर करना चाहिए है इस मुआहदे को लेकर? सर देखिए, यूं तो पाकिस्तान और भारत के दरमियान बहुत इख्तलाफात हैं और कश्मीर से लेके वाइड रेंजिंग, लेकिन अगर हम देखें कि मुस्बत चीज़ क्या है तो आर्बिट्रेशन यानी थर्ड पार्टी के रोल से ये एक तनाज़ा था जो 50s में और 60s तक जारी रहा, क्योंकि पाकिस्तान लोअर रिपेरियन पे है। लोअर रिपेरियन से मुराद ये है कि जो दरिया उसकी जानब आते हैं वो रिसीविंग एंड पे है। तो इंटरनेशनल लॉ जो बैन अल-अक़वामी कवानीन है उनके तहत किसी एक मुल्क से जो ओरिजिनेट होते हैं दरिया वो दूसरे मुल्क के उसके नेचुरल फ्लो को सर्टन लॉज के तहत प्रोटेक्शन होती है और आप उसको रोक नहीं सकते। अब ये हुआ तो उसके बाद इंडस वाटर ट्रीटी जो नेहरू और इनके अयूब खान के दौर में उस पर बड़ी डिप्लोमेसी हुई, तो अब वो जो सेटल्ड चीज़ें हैं। इसी तरह हमने देखा कि इंडिया के अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जो स्पेशल स्टेटस था 35A आर्टिकल 370 कश्मीर का, उसको उन्होंने बिल्कुल वहाँ उसे आइन से निकाल दिया। एक गारंटी थी कॉन्स्टिट्यूशनल। इसी तरह इंडियन सिटीज़न बिल, तो ये अब ये कोई आउट ऑफ ब्लू चीज़ नहीं हुई, लेकिन ये है कि फोरम मौजूद हैं। पाकिस्तान ये मल्टीपल फोरम पे रेज़ कर सकता है। एक तो इन्हें वर्ल्ड बैंक में रेज़ करना चाहिए, दूसरा थर्ड पार्टी रोल कोई मुल्क भी हो सकता है, जो फोर्थ ये है कि ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस दी हेग में भी ये केस कर सकते हैं। अब ये डिसाइड करना है फॉरेन ऑफिस ने और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने कि वो किस इंडिविजुअल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और जो इंटरनेशनल लेवल है, इंटरनेशनल लॉ की कोर्ट है, वहाँ ये मामला ले जाते हैं। तो इस मामले में पाकिस्तान को रिलीफ मिल सकता है। रिलीफ मिल सकता है अगर हम इसे जो एक बाकायदा फोरम है वहाँ पर अगर लेकर जाएं। मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी नौशाद साहब, सही फरमा दीजिएगा कि भारत का जब जी चाहता है और ख़ास तौर पर जब पाकिस्तान में पानी की किल्लत होती है, हमें पानी की ज़रूरत होती है, तो वो पानी रोक लेता है। और जब सैलाब की सूरत हाल होती है और हम चाह रहे होते हैं कि जी इस पानी को किसी तौर, क्योंकि हमारे पास तो स्टोरेज के लिए डैम्स उस तरह से मौजूद नहीं है, तब वो पानी सारा का सारा जो है सैलाबी रैले जो हैं वो सारे के सारे हमारी तरफ धकेल देते हैं और हमें कितना नुकसान होता है ये सबके सामने। तो सर पाकिस्तान ने इन सारे सालों में इस सारी सिचुएशन को देखते हुए क्या सीखा है? हमारे पास इस सारी सूरत हाल को इससे निमटने के लिए सर हमारे पास अभी फौरी तौर पर क्या तैयारी है? क्योंकि केस तो जब हम कहीं लेकर जाएंगे, बात तो जब करेंगे, उसमें तो ज़ाहिर है कि टाइम लग रहा होगा ना नौशाद साहब।
देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत सारे ऐसे मामलात हैं ये जिन डैम्स की आप बात कर रही हैं, और 3 जो दरिया हमारे पास हैं उन पे जो डैम तामीर किए जा रहे हैं, उनके डिज़ाइन से लेकर उनके बहुत सारे मामलात पर पाकिस्तान पहले ही आलमी बैंक को बहुत सी चीज़ों के बारे में शिकायत जो है वो दर्ज करा चुका है। उसके ऊपर बहुत सारा काम भी होता है। मतलब यहाँ तक कि वहाँ पे अदालतें भी बनी हैं, और बाज़ मामलात के अंदर जो है वो वर्ल्ड बैंक की टीमें जो हैं वो इंडिया का विजिट भी करती रही हैं। तो ये मामला चलता रहता है। इंडस जो कमिश्नर्स का इजलास है 3 साल से भारत होने नहीं दे रहा। वो एक ऐसा इजलास होता है जिसके अंदर ये सारे मामलात बायलैटरली हम लोग आपस में डिस्कस करते हैं। 2022 में मई 2022 में शायद आखिरी इजलास उसका हुआ था। असल मामला ये है कि ये जो भारत का प्रॉब्लम है, भारत जो अपने जो 20% हिस्से का पानी है वो उससे वो खुश नहीं है। वो चाहता है कि वो उसको जो है ना बिल्कुल हर तरह की इजाजत हासिल हो, और वो जहां चाहे वो अपनी मर्जी से डैम बनाए, और डैम बनाने के बाद पानी जो है वो अपनी मर्जी से इस्तेमाल करे। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। अभी नईम साहब ने आपको बताया कि जो लो राइपेरियन एरियाज है उसका हक तस्लीम किया जाता है, और 80% हमारा हक तस्लीम किया गया है बैनुल-अक़वामी तौर पर आलमी बैंक की सालसी में, जो जिस मायदे पे हम बात कर रहे हैं। अब मामला ये है कि पाकिस्तान अपनी जो भी एफर्ट पुट कर सकता है वो करता चला आ रहा है और करता रहता है। ये जो जारहियत का जो एक अंदाज और जो तौर तरीका है ये भारत की तरफ से है। पाकिस्तान इस तरह की जारहियत करता नहीं है। पाकिस्तान सिर्फ आज तक हमेशा, हमने तो एटम बम भी जो बनाया था वो रद्द अमल में बनाया था, यानी हमारे पास डिफेंस के लिए इसके अलावा कोई चारा नहीं था। वगरना हमारी जो अप्रोच रही है हमेशा से वो ये है कि खित्ते में अमन को प्रमोट किया जाए। हम बारहा भारत को, आप याद होगा, इवन के हमारे जो मौजूदा वजीर आज़म है इन्होंने भी मोदी को कहा था कि जी आप और हम जो है वो बजाय इसके कि हम एक दूसरे के खिलाफ जो है वो काम करें, हम ये जो पैसा है मिलजुल कर ये जो हमारी जो गरीब कौम है या अवाम है उसकी बेहतरी के लिए लगाएं। तो हमने तो ये हमेशा से जो है ना वो आप समझ लीजिए, यहाँ तक के लोग जो है बाज़ औक़ात हमारे यहाँ जो थोड़े एग्रेसिव लोग हैं वो पाकिस्तान के इस रवैये को इस तरह भी कहते हैं कि आप लोग जो है वो नीचे दब कर रहते हैं और आप सही तरीके से जवाब नहीं देते। शुक्र है कि ये अब आप नेशनल कमेटी का जो अभी ये जो इजलास हुआ है कौमी सलामती का, इसके अंदर बिफिटिंग रिस्पॉन्स दिया गया है। मतलब जिस तरह का रेसिप्रोकल जिसे कहते हैं ना, कि जिस तरह की गुफ्तगू उन्होंने की, भारत ने करने की कोशिश की या इम्पैक्ट देने की कोशिश की, उसी तरह का जवाब ठीक हो गया। सर ये तो वो है ना कि वो आई एम सॉरी, पता नहीं अब ये मैं कह सकती हूँ नहीं कह सकती हूँ, लेकिन हम बचपन से ही सुनते भी हैं ना, जैसा मुंह वैसी चपेड़। तो जैसी भारत हमसे बात करता है वैसा हम उसको फिर जवाब भी दे देते हैं। लेकिन सर मैं ज़राअत के हवाले से, क्योंकि अभी इस सेगमेंट में बात हो रही है ना, तो सर मैं चाह रही हूँ कि हम इस पे बात कर लें कि जंगी बुनियादों पर आपको नहीं लगता कि ज़राअत पर हमें काम करने की ज़रूरत है सर, हाँ या ना? और आपको लगता है कि इस पे काम हो रहा है? ये अगर मुख्तसरन बता दें, फिर मैं उस्मान साहब की तरफ चली जाऊँ। सर जी, यकीनन एक तो पहली बात है करने की जरूरत है। वाटर रिजर्वायर्स पे मैंने बहुत गुफ्तगू की है, इसके ऊपर बात हम करते हैं कि वाटर रिजर्वायर्स हमें अपने बनाने चाहिए। अभी नहरों के मामले में देख लीजिए और कालाबाग के मामले में देख लीजिए, हमें इन चीजों से बाहर आना पड़ेगा। सेकेंडली, जो दुनिया की लेटेस्ट तरीन जो टेक्नोलॉजी है वो हमें वो इस्तेमाल करनी चाहिए, जो मुख्तलिफ वेल्स की सूरत के अंदर होती है, जो ज़ेरे ज़मीन भी आप वाटर रिजर्वायर्स डेवलप कर लेते हैं और उसको करके इस्तेमाल करना चाहिए। ज़राअत के मामले पे हमें किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, और खास तौर पर ये जो इस वक्त ये जो जिस तरह का रवैया इंडिया का है इसको सामने रखते हुए तो हमें बहुत एहतियात करनी चाहिए। और चीन की एक मुझे याद है कि वो पॉलिसी है जिसकी वजह से आज चीन का जो टैरिफ वाला मामला है वो उसको कंट्रोल कर पा रहा है, वो मुस्तकबिल में सरमायाकारी करते हैं। सर बड़े जबरदस्त वक्त में आपने चीन का जिक्र किया। चाइना हमें ज़राअत में भी ज़ाहिर है कि बहुत सारी मदद दे भी सकता है, बहुत सारी मदद उसने की भी है, हमें चाहिए कि उसके साथ मिलकर मज़ीद काम करें। ये दरिया, अगर मैं इसका गलत नाम नहीं ले रही हूँ, आप तस्दीक कर सकते हैं, ब्रह्मपुत्रा, ये कहा जाता है कि भारत के लिए दरिया बड़ा अहम है, और इसलिए भी बड़ा अहम है कि इस पर चीन जो है मदौग हाइड्रो पावर स्टेशन के नाम से एक डैम बना रहा है। तो सर आपको लगता है, उस्मान साहब मैं आपकी तरफ आ रही हूँ, कि भारत को ज़ाहिर है इस डैम पर जो चाइना की तरफ से बनाया जा रहा है सख्त तशवीश है, सख्त तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो अभी ये जो सिंध तास मुआहदे को लेकर अभी जो मामलात हमारे चल रहे हैं, इस हवाले से चीन दबाव बढ़ा सकता है भारत के ऊपर, हमारे कुछ काम आ सकता है सर इस सिलसिले में? थैंक यू अस्मा इकबाल साहबा। बात यह है कि भारत ये चाहता था कि वो अफगानिस्तान के जरिए पाकिस्तान में इंसर्जेंसी करवाए। अभी जो कुछ रोज कबल डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब की जो मुलाकात हुई है अफगानिस्तान में, ये बहुत अहम पाकिस्तान के लिए सफारती मोड़ था। अब भारत ने ये सोचा कि अफगानिस्तान के जरिए मैं पाकिस्तान में दहशतगर्दी भी नहीं करवा सकता, वो भी नाकाम रहा।
हाँ, जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात हुए, जैसे कि ट्रेन पर हमला हुआ और हमारे पास ऐसे सबूत थे कि उसमें भारत मुलव्वस था। कुलभूषण जाधव की तरह यहाँ पर एक भारतीय अहम जासूस जो है वो पकड़ा गया है, जिसकी इंटेरोगेशन की है कानून नाफिज करने वाले इदारों ने। और इसके अलावा मैं बताऊं, लाहौर में बेदिया रोड पर एक अहम दहशतगर्द पकड़ा गया है जिससे तफ्तीश हुई है। ये सारी चीजें पाकिस्तानी हसास इदारों ने, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने इकट्ठी कर ली थी, जो कि अभी ब्रीफिंग दी जानी थी और इंटरनेशनल मीडिया पर ये पूरी एक हाइप पकड़नी थी कि भारत जो है वो किस तरह पाकिस्तान में इंसर्जेंसी करवा रहा है। मैं काशिफ साहब की बात से इत्तेफाक करूंगा कि भारत ने ये सोचा कि ये चीजें सब अयां हो जाएंगी, एक्सपोज हो जाएंगी कि क्यों ऐसा ड्रामा कर दिया जाए कि पाकिस्तान पर जो है वो सारा मलबा डाल दिया जाए। आप ये बताएं कि पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी के अटैक हुए, कभी पाकिस्तान ने ये कहा कि हम जो है वो नहरों का पानी बंद करेंगे, हम भारत के साथ अटैक वो तजारत नहीं करेंगे, हम भारत के साथ जो है वो जंग लड़ेंगे। सर, हमने तो कभी भी शुरुआत नहीं की, जैसे नौशाद साहब फरमा रहे थे, हमने तो शुरुआत की नहीं कभी। जी, भारत ने ये सोचा कि ऐसा ड्रामा करूं, इंटरनेशनल मीडिया की हमदर्दी लूं। मैं समझता हूं कि पाकिस्तानी मीडिया ने बड़ी रिस्पांसिबिलिटी का जो है वो मुजाहरा किया है। भारत ये डे फर्स्ट से पुलवामा अटैक का हो, आप ये देखिए जो अभी ये सर टाइम कम है उस्मान साहब, मुझे प्लीज अगर आप मुख्तसरन ये बता दें, चाइना हमारी इसमें कुछ मदद कर सकता है? मैं आप अभी रात को लेट नाइट चाइना के जो अहम जो हुकूमती एक ओहदेदार हैं उन्होंने ट्वीट किया है और उस ट्वीट में भारत को उन्होंने तंबीह की है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो फिर खुद भी ये चीजें भुगतोगे। इस वक्त चाइना जो है पाकिस्तान को दफाई जो है वो मामला में बड़ी हेल्प करने जा रहा है। 25 अप्रैल को, मतलब परसों जो है, कल जो है वो पाकिस्तान को जंगी तैयारे जो हैं वो भी फराहम किए जाएंगे, ये चाइना की तरफ से जो है अनाउंसमेंट की गई है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि भारत को उन्होंने तंबीह की है कि अगर तुम ऐसा कुछ करोगे तो ये चीजें खुद भी भुगतोगे। भारत जो है वो अकेले जो है वैसे डिसीजन नहीं ले सकता। ठीक है, चाइना इस वक्त में भी हमारे साथ खड़ा है। बहुत सारे मुश्किल हमने वक्त जब देखे हैं तो चाइना तब भी हमारे साथ था, चाइना आज भी हमारे साथ है। और अभी आपने अपनी गुफ्तगू के दौरान भारतीय मीडिया की बात की, तो नाज़रीन अभी हम एक ब्रेक ले रहे हैं। अभी तो हमने जो भारतीय हुकूमत है उसकी जंगी जुनून की बात की है, लेकिन अभी जब ब्रेक के बाद मैं आपसे मिलूंगी तो जो भारतीय मीडिया है कुछ उसके जंगी जुनून पे हम बात कर रहे होंगे। ब्रेक ले लेते हैं। वेलकम बैक जी। भारतीय मीडिया के जंगी जुनून पर अब हम बात करने जा रहे हैं। आप जानते हैं कि भारतीय न्यूज़ शोज़ के एंकर्स का बस नहीं चल रहा है कि वो खुद ही किसी छावनी में घुसकर टैंक पर कब्जा करें और गोले दागना शुरू कर दें। कोई भी न्यूज़ चैनल ऑन कर लें, न्यूज़ एंकर मुंह में तेजाब लिए मिलेगा। कोई नहीं पूछ रहा है कि दुनिया का सबसे ज़्यादा मिलिट्राइज्ड जोन, वहाँ 7 लाख फौजियों के होते हुए ये वाक़या आखिर हुआ कैसे? बाइस्टन वैली में 2000 सयाह मौजूद थे और एक भी सिक्योरिटी एहलकार नहीं था। मीडिया जल्दी पर तेल डालकर चीख चीख कर बता रहा है कि आतंकवादियों ने मारने से मजहबी शनाख्त पूछी, जिनको मारा गया उनसे मारने से पहले उनसे उनकी मजहबी शनाख्त पूछी। लेकिन कोई ये नहीं बता रहा है कि मकबूजा कश्मीर के जो सैयदजादा आदिल हुसैन शाह हैं उनको गोलियां क्यों मारी गईं। क्या किरदार है भारतीय मीडिया का, ये सभी के सामने है। लेकिन इस वाक़े के बाद तहकीकात से पहले ही पाकिस्तान का नाम लेना, इल्ज़ाम लगाना दुनिया सहाफ़त में कहीं भी नहीं होता है। लेकिन ये ऐसा जुनून है भारतीय मीडिया का जिसका इलाज ऐसा दिखाई देता है कि किसी अस्पताल में मुमकिन नहीं है। इसी पे हम बात कर लेते हैं। जी काशिफ साहब, मैं पहले आपकी तरफ आऊँगी। सर पहले तो ज़रा हम ये समझा दीजिएगा कि जब भी हम ट्यून इन कर रहे हैं किसी भी भारतीय चैनल को, एक तो जज्बात जो है ना वो इतने वो हो जाते हैं कि भाई ये क्या बोल रहे हैं और ये क्यों सारी चीज़ें गलत की गलत बोल रहे हैं। सर आप हमें समझाइएगा कि ये जंगी जुनून जो है भारतीय मीडिया का, ये हुकूमत पर दबाव बढ़ा रहा है ये सारे इक़दाम करने के लिए, या आपको लगता है कि नहीं हुकूमत ने ये भारतीय मीडिया से कहा है कि आपने ये करना है और सिचुएशन को इस तरफ लेके जाना है? अस्मा साहिबा, जो भारतीय मीडिया है उसकी अक्सरियत जो है उसकी ऑनरशिप उन लोगों के पास है जो मोदी सरकार के पिछले 10-12 साल के डायरेक्टली बेनिफिशरी हैं। अच्छा, अब जब वो जो सहाफ़ती जो लोग हैं भारत के, वो चैनल पे बैठ के जब इस तरह शिद्दत जज्बात से और जनाब ऐसे ऐसे बातें बोल रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, वो सिर्फ उसका मामला ये है कि वो बेसिकली मोदी के हक में, वो बहुत सारी चीज़ें तो बहुत फ़नी हैं उसमें, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि वो जो लोग हैं वो बेसिकली मोदी सरकार के हक में एक नैरेटिव इस्टेब्लिश कर रहे हैं। वो हार्डकोर हिंदू जो स्टेट है उसके लिए रास्ता हमवार कर रहे हैं। क्योंकि वहाँ पे जितने साहिब राय लोग हैं, मैं जो भारतीय मीडिया में जो सेकुलरिज्म को के दाई हैं, जो हकीकत पे मबनी बात करते हैं, उनको तो उस मीडिया में शायद बैठने की इजाज़त भी नहीं है, लिखने की इजाज़त नहीं है। उसके ऊपर तो मोदी सरकार ने एक नया शिकंजा जो है वो डाला हुआ है। सो इस वक्त जितने लोग बैठे हुए हैं वो सारे वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं मोदी सरकार के
बराह रास्त या इनडायरेक्टली जो है वो बेनिफिशियरी हैं। अब उनका एक ही मामला है कि हम इतनी हाइप क्रिएट कर दें कि वहाँ पे जो हिंदू आबादी है वो दोबारा ब्लो अप कर जाए। और देखिए इस सारे माइंडसेट से होता क्या है, इस सारे माइंडसेट की वजह से जो अकलियतें पहले भी वहाँ पे मजालिम का शिकार हैं उनके ऊपर मजीद मजालिम होंगे। अब आप सोचें कि इन मीडिया के जो जर्नलिस्ट हैं इन लोगों को समझ नहीं आ रही कि क्या कनाडा के जो एक्स वजीर आजम थे वो झूठ बोल रहे थे, क्या जो कुलभूषण यादव की वीडियो वो झूठ है, क्या उनके जो अपने वुज़रा बैठे हुए हैं वो कह रहे हैं कि हमने पाकिस्तान में टारगेट किलिंग करवाई, वो झूठ है, क्या अफगानिस्तान में जो इन्वेस्टमेंट की गई वो झूठ है। अब इन तमाम एविडेंस की बुनियाद पर, और मैं समझता हूँ कि हर चीज़ को छोड़ दीजिए, हम भी इस दश्त के एक छोटे से तालिब इल्म हैं, तो आप ये तो अपनी सरकार से पूछिए कि आप की इजाज़त के बगैर मकबूजा कश्मीर में नेट नहीं चलता, आपने 7 लाख फौज वहाँ पर डिप्लॉय की हुई है, आपने वहाँ पर लोग जाके आबाद किए हुए हैं, आपने अपनी मर्जी के पार्लियामेंटेरियन वहाँ पे इलेक्ट कराए हुए हैं, तो उसके बावजूद अगर ये सारा मामला है और फिर कोई मीडिया पर्सन ये सोचने को तैयार नहीं, पूछने को तैयार नहीं कि आपने कहा कि फलां लोग इस साने में हलाक हो गए, लेकिन एक खातून है उसकी वीडियो सामने आती है, वो कहती है मैं तो जिंदा सलामत हूँ, भाई मेरी वीडियो कैसे आपने निकाल दी, मैं कैसे हलाक हो गई। तो अब कोई पूछने को तैयार नहीं है। ये वही मामला है कि जैसे अभिनंदन का मामला हुआ था, तो वो अपनी सुबकी छुपाने के लिए मीडिया ये हाइप क्रिएट कर रहा था कि हमने बड़ी कितना मारा है। बहरहाल मैं आपको एक बात बताऊँ, जो मर्जी कर लीजिए, सच सच होता है, हक होता है। और मैं ये समझता हूँ कि जो बात उस्मान साहब ने की, बड़ी इनकी इंफॉर्मेशन है, अंदर की इंफॉर्मेशन के पास होती है कि कोई ना कोई ऐसा कबूतर, कोई ना कोई ऐसी चीज़ पाकिस्तानी इदारों के हाथ लगी है कि जो भारत को लगा कि यार कल ये जो सामने आ जाए, एक नया कुलभूषण यादव हमारे सामने आ जाए, उससे पहले हम इतना ववेला कर दें कि हम कहें जी देखिए ये तो अब फैब्रिकेटेड चीज़ सामने आ रही है। लेकिन पाकिस्तान के इदारों ने पहले भी जो डोजियर बनाए अक़वाम मुत्तहिदा में दिए, वो तमाम डॉक्यूमेंटेड एविडेंस की बुनियाद पे थे, और अब भी अगर चीज़ें आएंगी तो वो एविडेंस की बुनियाद पे आएंगी, उसमें कोई फैब्रिकेटेड चीज़ें नहीं होंगी। और भारतीय मीडिया बगैर किसी एविडेंस भारतीय मीडिया के साथियों को मेरी एक राय है कि बजाय आप मुंह से झाग निकालें, आप चीखो पुकार करें, भाई आप दलील से बात कर लें, आप सवाल तो पूछ रहे हैं अपनी सरकार से कि 7 लाख फौज वहां पे क्या कर रही थी, तस्लीम करें कि आपकी 7 लाख फौज नाअहल थी, वो नहीं इस दिफा कर सकी। सर ठीक हो गया, 400 किलोमीटर अंदर तक जी कोई पाकिस्तानी कैसे चला गया और उसने कैसे ही कर लिया, पहले तो सवाल यही बनता है। ताहिर नहीं मलिक साहब, आप उस्ताद हैं, काबिल एहतराम हैं, पढ़ाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम आपसे सीखते हैं। सर ये कहाँ गए हैं मीडिया के एथिक्स, जब ख़ास तौर पर हम भारतीय मीडिया की बात करते हैं, भारतीय एंकर्स की बात करते हैं, खुद उनके साथी फ़नकार जो हैं वो उनका मजाक भी उड़ा रहे होते हैं, अपने शोज़ में बता रहे होते हैं क्योंकि सेजानी कैफियत के साथ ये सारी चीज़ें बयान करते हैं। सर चले ये जान कहीं ना कहीं हम कबूल भी कर लें, लेकिन उसमें कोई लॉजिक तो हो, कोई उसमें सबूत तो हो, कोई उसमें दलील तो हो। सर एक मेरी राय में तो जो भारतीय मीडिया है वो सस्ता नशा है आवाम के लिए। तो ये जो इस वक्त सेटअप है, जो गवर्नमेंट है भारत में, वो पॉपुलिस्ट अनार्किस्ट है। तो पॉपुलिस्ट अनार्किस्ट आपके नाजरीन के लिए, उसके लिए कि वो रेस पे, रिलीजन पे और स्टेट पे, वो ख़तरे पे, एलिमेंट ऑफ फियर को वो एक्सपोज करते हैं कि आपका नस्ल ख़तरे में है, आपका मज़हब ख़तरे में है, आपकी रियासत ख़तरे में। उसके लिए ज़रूरी है लोगों में। जी उसके लिए ज़रूरी है, अगर चाहे वो ट्रंप हो, वो नरेंद्र मोदी हो, आप देखेंगे माजी में हिटलर और मुसोलिनी रहे हैं, तो उसके लिए जो नैरेटिव बिल्ड है, वन ऑफ द सक्सेस ऑफ बीजेपी, वो ये राइट विंग फार राइट का मीडिया है जो सारा दिन, ये तो आज हालात हैं, आप मैं उनके 1-2 दफ़ा गया हूँ, इत्तेफाक हुआ है मुझे, तो वो सारा साल ये काम करते हैं। तो उन्होंने एक बयानिया बनाना है जिसमें ये जो मैंने बताया आपको अनार्किस्ट पॉइंट ऑफ व्यू, इसके अलावा इनकी अपोजिशन वाले एंटी स्टेट कहलाएं, और वहाँ पे जो सेनर वॉइसेस हैं, जो लोग हिंदू हैं लेकिन गैर इंतहा पसंद हैं, वो अरुंधति राय हों, वो राहुल गांधी हों। आपको याद होगा कि वाशिंगटन पोस्ट की जो जर्नलिस्ट थी राना अयूब, जो खातून जर्नलिस्ट हैं, इनको इंटरनेशनल अवार्ड मिला, लेकिन उन्हें बोर्डिंग पास जारी नहीं किया गया, उनके घरों पे हमले हुए, BBC के ऊपर हमले हुए। ऑफिसेज में सर क्या तो कुछ वो स्पेस सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, बल्कि जो गैर इंतहा पसंद इंडियंस हैं उन पर भी वो स्पेस श्रिंक कर रही है। और कश्मीर के अंदर कोई मीडिया कवरेज नहीं है, वहाँ पे इंटरनेट डाउन है और वहाँ पे ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है। अब ये जो मीडिया का काम है, ये जो आपने कहा, पाकिस्तान के अंदर कोई एंटी इंडिया
सेंटीमेंट की स्पेस नहीं है, ना पॉलिटिकल पार्टीज़ में ना सोसाइटी में। लेकिन इंडिया में एंटी पाकिस्तान और एंटी मुस्लिम होने की एक स्पेस है जो बीजेपी एक्सप्लॉइट करती है, और ये बड़ा खतरनाक ट्रेंड है। बिल्कुल खतरनाक ट्रेंड है सर। अभी रीसेंट पास्ट में हमने देखा जब पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मैच होता है, उसमें विराट कोहली बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो हमने पाकिस्तान में देखा कि उनके विराट के बड़े सारे फैंस थे जो उनको सपोर्ट कर रहे थे, उनके चौकों पे, छक्कों पे, अच्छे शॉट्स पे उनको दाद दे रहे थे। तो पाकिस्तानी तो इस तरह के हैं। और अभी ये जो वाक़या हुआ है मकबूजा कश्मीर के अंदर, इसकी भी हम लोग मजम्मत कर रहे हैं कि इस तरह से किसी भी सयाह को, किसी भी मुल्क में वो हो, किसी भी जगह पे कोई भी इंसान हो, उसके साथ इस तरह का जुल्म नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं नौशाद साहब आपकी तरफ आऊँगी। सहाफ़त की सर जब हम बात करते हैं तो सहाफ़त नाम है जी हक़ाइक़ तक पहुँचना, फिर उसके बारे में सवाल उठाना, और जो भी सवाल आपके जहन में है बग़ैर किसी चीज़ को सोचे समझे कि अगला कितना पावरफुल है, क्या इसके नताइज हो सकते हैं, वो सवाल सामने रखना। लेकिन सर हम ये देख रहे हैं कि मोदी सरकार से कोई ये सवाल नहीं कर रहा है कि 7-8 लाख के करीब जहाँ पर आपने फ़ौज तैनात कर रखी है, मज़ालिम आप रोज़ वहाँ पर कर रहे हैं, लोगों को वहाँ पर गायब कर रहे हैं, मार रहे हैं लोगों को, ख़वातीन को बेवा कर रहे हैं, बच्चों को यतीम कर रहे हैं, वहाँ इतनी सारी फ़ौज के बावजूद ये 400 किलोमीटर दूर अगर हम देखें पाकिस्तान के उससे, तो कैसे ये लोग वहाँ पर पहुँच गए? ये तो आपकी अपनी कहीं ना कहीं नाअहली है। सर ये सवाल कहीं किसी चैनल पर होता दिखाई नहीं दिया हमें। देखिए, ये उसी सूरत में हो सकता है ना कि जब कोई इंडिपेंडेंट मीडिया हो, आपने कल खुद ही एक टर्म बताई थी गोदी मीडिया की, तो उस मीडिया से तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो जो है वो जो भारतीय हुकूमत है या वहाँ की फौज है उसके ऊपर कोई सवाल उठाएंगे। जो इनका मीडिया है ना, मैं तो आपको सच्ची बात बताऊं, मुझे कई दफा लोग रेफर कर देते हैं, मुझे कई दफा कहा गया कि इंडियन मीडिया पे बात करें, तो मैंने उनसे माजरत ही की। तो एक आध दफा हमारे कुछ दोस्त भी हैं, उन्होंने कहा यार आप अजीब बात करते हैं, आपको कई दफा कहा आप आते नहीं। मैंने कहा यार मसला ये है भाई कि आपके यहाँ तो बात हो ही नहीं सकती, जिस अंदाज में आप बात करते हैं उसमें बात भी नहीं की जा सकती। जाके मैं जो है वो कोई आपके सामने कोई आपके लॉजिक रखूं और आप उस पर बात करें, वहां तो ये चीजें हैं ही नहीं, ये एग्जिस्ट ही नहीं करती। कर रहे होते हैं सर उनके एंकर्स, बदतमीजी कर रहे होते हैं भरपूर। तहजीबी की भी पता नहीं कौन कौन सी हद छू लेते हैं। मैं तो बाज़ औक़ात वो आपने कभी देखा है कि वो एक छोटा सा बदमाश होता है ना कोई मोहल्ले में, उसके साथ ना एक आध कोई आपको ऐसे ही तीली पहलवान टाइप कोई चीज नजर आ रही होती है, और वो खामखा चौड़ा होके ना जरा ऐसे जो जिसके कपड़े भी मुश्किल से पूरे हो जाए ना, उसमें वो फिर रहा होता है, जिसके बारे में हम कहते हैं इस तरह के वो उस तरह के जो करैक्टर होते हैं ना, वो बढ़ बढ़ के आगे जो है ना, वो उस बदमाश से भी आगे बढ़ बढ़ के जो है ना वो बातें कर रहे होते हैं या शोर शराबा कर रहे होते हैं। तो इंडियन मीडिया एग्जैक्टली वही हालत है उसकी। वो जो गोदी मीडिया है वो बेसिकली गोद में बैठकर वो जो है ना जिसकी गोद में बैठे उससे भी आगे जाने की कोशिश करता है। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि आप जब ये लॉजिकल बात करते हैं, हमारे यहाँ भी आप देखें, आप अगर आप गौर करें, जहां इंटरनेट बंद है, जिस इलाके में कोई कम्युनिकेशन नहीं है, वहां से चंद सेकंड के अंदर अंदर सोशल मीडिया पे एक कोहराम बरपा है। इसका मतलब यह है कि वो टेक्नोलॉजी में अमेरिका से भी आगे निकल चुके हैं। अमेरिका में भी जब कोई इवेंट होता है तो फौरी तौर पे इस तरह से ना खबर आती है, ना इसकी डिटेल आती है, कुछ जाके आप किसी दूसरे मुल्क पे इल्जाम भी लगा दें उसकी बुनियाद पर। यानी अभी तफसीलात आपके पास नहीं है, आपको ये नहीं पता कि वहां हलाकतें कितनी हुई है, और आपकी हालत ये है पूरे मीडिया की, अपने 2 दिन जिसका शोर डालते रहे जिस जोड़े का कि वो जो है वो नेवी का अफसर और वो जनाब हनीमून पे आया हुआ था और पता नहीं क्या क्या, और पता लगा कि उसकी बेगम जो है बेचारी, वो उसको वीडियो बनानी पड़ी कि खुदा का वास्ता है भाई हम जिंदा हैं, हमें मार क्यों रहे हो। तो ये जो सिचुएशन है ये उसी सूरत में बनती है जब आपको फीड किया जाता है, आपको चीजें दी जाती कि, और ये जो हम अमूमन बात करते हैं कि अब तो इंडियन मीडिया के बारे में इंटरनेशनली भी ये बात की जाने लगी है कि शायद उनको पहले से फीड किया होता कि इतने बज के इतने मिनट पे आपने ये जो है शोर शुरू कर देना। तैयारी रखें ये इंसिडेंट होने जा रहा है। करीब उस्मान साहब करीब ये भी हो जाएगा कि इंसिडेंट होगा नहीं और भारतीय मीडिया जो है वो शोर शुरू कर देगा। ये भी अनकरीब आप देख लीजिएगा, ये मेरे रिकॉर्ड पे रख लें ये बात, ये वक्त भी आएगा कि इवेंट होगा नहीं और भारतीय मीडिया न सिर्फ शोर शुरू कर देगा बल्कि उल्टा इल्जाम भी पाकिस्तान पे लगा देगा। ठीक है सर, आप वजह फरमा रहे हैं, ऐसे ही लगता है क्योंकि अभी वहाँ इंसिडेंट हुआ और उसके साथ ही फौरन से पाकिस्तान के ऊपर सारा का सारा मलबा डाल दिया गया, जहाँ इंटरनेट नहीं है, जहाँ कम्युनिकेशन नहीं है, कुछ नहीं है। तो आप सही फरमा रहे हैं। क्योंकि मकबूजा कश्मीर का जिक्र हो रहा है तो उस्मान साहब मैं ये पूछना चाहूँगी कि भारत में 1980 से लेकर अभी तक जो हमारी टीम ने रिसर्च की है आज तक की अगर हम बात करें तो 122 दहशतगर्दी के बड़े वाक़यात हुए हैं, जिनमें हैदराबाद में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, नागालैंड में बहुत सारी चीज़ें होती हैं,
लेकिन कभी भी भारतीय मीडिया उनके ऊपर उस तरह से शोरगुल करता हुआ हमें दिखाई नहीं देता। लेकिन जब मकबूजा कश्मीर का जिक्र आता है तो ये जो खास बुखार है ये हमारे सामने आता है। उस्मान साहब, अस्मा इकबाल साहिबा, आप ये देखें कि आज तक जितनी भी भारत से हमारी कोई नोक झोंक रही, जंग हुई, कभी सिंतास मंसूबे पर उसने ऐसे मुआहदे को कैंसिल नहीं किया। ये आप सोचें कि ये हुआ क्यों? उसकी रीजन ये है कि पाकिस्तान में इस वक्त दो सूबे आमने सामने हैं दरियाओं के मामले पर। उसने कहा कि जलती पर आग इस तरह मैं लगा सकता हूँ कि ऐसा इशू मैं जनरेट करूं कि पाकिस्तान में भी इस पर डिस्कशन हो जाए, भाई पानी के यहाँ पर तो मसाइल हो जाएंगे। जी। आज वज़ीर आज़म ने खुशकिस्मती से ये मैं कहूंगा कि आज उन्होंने बिलावल भुट्टो को बुलाकर सिंध का जो दरिया है उस पर जो डिस्कशन होनी है उस मामले को आज सेटल डाउन कर दिया जाएगा। मतलब कि भारत ये चाहता था कि पाकिस्तान में पहले ही दो सूबे पानी के मामले पर लड़ रहे हैं, मैं सिंध तास मंसूबे को मुआहदा कैंसिल का ऐलान करूं ताकि पाकिस्तान में ये इंप्रेशन जाए। उस्मान साहब, आई एम सॉरी, आपने भी चूंकि जिक्र छेड़ दिया है इस नहरों वाले मामले का जो पाकिस्तान के अंदर चल रहा है, तो सर कहा यह जा रहा था कि वज़ीर आज़म अगले 2 रोज में कोई बड़ा इस हवाले से ऐलान कर सकते हैं, लेकिन अभी आप फरमा रहे हैं और कुछ जराए भी कह रहे हैं कि आज ही सारी चीजें जो है सेटल डाउन हो जाएंगी। जी, आज बिलावल भुट्टो साहब की शाम में जो हमारी इतलात है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से उनकी मुलाकात है, उस मुलाकात में जो है उनके साथ वज़ीर-ए-आला सिंध भी होंगे, मरियम नवाज इस्लामाबाद पहुंच चुकी हैं और आज नेशनल सिक्योरिटी का इजलास भी था, उसमें ये नेशनल सिक्योरिटी का इजलास जो है वो कौमी समिति का इजलास खत्म हो चुका है। अब जो है ये जो सूबों के दरमियान दरियाओं के मामले पर नोक झोंक जारी थी ये भी अब सेटल डाउन कर लिया जाएगा। दूसरी बात जो शाह साहब ने कही, मैं उस बात को इंडोर्स करूंगा कि इस वक्त फेसबुक के पूरी दुनिया में 3 अरब जो है वो यूजर हैं, 3 अरब। अब आप ये देखें कि सोशल मीडिया पे कोई चीज फैलाई जाती है वो किस तरह वायरल की जाती है। और दूसरी चीज मैं ये कहूंगा कि YouTube पर डेली 72 लाख घंटे अपलोड होते हैं। जाहिर है इंडिया ये चाहता है कि मैं ऐसी चीज सोशल मीडिया के जरिए वायरल करूं, उसमें कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। और अभी बात ये हो रही थी कि ठीक हो गया सर, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आवाम इतने बेवकूफ हैं कि अब इस तरह की चीजें वो फैलाना चाहेंगे। काशिफ साहब, बस लास्ट 30 सेकंड्स हैं सर क्लोजिंग के लिए। जी सर। बात उस्मान साहब ने की ना, सिर्फ मैं उसको आगे बढ़ाते हुए, देखें भारत की आवाम हो या कहीं की आवाम हो, मसला ये है ये व्यूज का चक्कर है, डॉलर का चक्कर है, झूठ बोलो, फ्रॉड बोलो, बहतान लगाओ, व्यूज मिलने चाहिए, डॉलर मिलने चाहिए, और वही बिक रहा है और वही बेच रहे हैं सोशल मीडिया, वही बिक रहा है वही बेच रहे हैं, लेकिन ये ज्यादा अरसा बिकेगा नहीं और ये बेच नहीं पाएंगे। बहुत शुक्रिया काशिफ रफीक साहब, उस्मान अहमद भट्टी साहब, मोहम्मद नौशाद अली साहब, ताहिर नईम मलिक साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे। नाज़रीन, आपने प्रोग्राम देखा, आपका बहुत शुक्रिया। मंडे को आपसे दोबारा मुलाकात हो रही होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।